हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके, और ये लॉ के बारे में हम ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में सुन चुके हैं। क्लास 10th में ये होता है, इट इज ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में आज जानेंगे कि ये लॉ क्या है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी करंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक होगा ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये सब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, सो सी दिस स्टेटमेंट, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो हम जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे जो कंसेप्ट हम यूज किए थे दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग और इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। इसी कंसेप्ट से पढ़े थे, दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराएंगे, जो वर्क डन होगा दैट वर्क बाय चार्ज करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। इस तरह से उसको समझे थे। आज करंट फ्लो के अकॉर्डिंग एक और बार पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं। एक एनालोगस स्टडी करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके बाद फिर लॉ में आएंगे। तो यहां पे सपोज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये एक कंटेनर है। ओके, कोई एक कंटेनर है, यहाँ पे वाटर फुल है, फुल ऑफ वाटर। दूसरा एक कंटेनर है, यहाँ पे दूसरा एक और कंटेनर है और यहाँ पे इतना वाटर है। ठीक है, इतना ही वाटर है। अगर हम दोनों कंटेनर को यहाँ से कनेक्ट कर दें, किसी पाइप से या दो होल करके कनेक्ट कर दें, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। जहां पे वाटर ज्यादा है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जहां पे ज्यादा है, वहां से लो कंसेंट्रेशन में ये फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों कंटेनर में वाटर का लेवल सेम नहीं आ जाता। ठीक है, ये वाटर की बात है। सपोज कोई एक ठो मेटल बॉडी है, इसको हम हीट किए, इसका टेम्परेचर बना T1। दूसरा एक मेटल बॉडी इसके साथ इसे टच करके रख दिए। ओके, इसका टेम्परेचर है T2। क्या ये पूरा तरह से कूल है? इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये पूरी तरह से कूल भी है सब कुछ। और यहाँ पे क्या है, T1 ग्रेटर देन T2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जब आएगा तो हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कहां से कहां? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में। तो ये हीट फ्लो का कंसेप्ट है, ये वाटर फ्लो और यानी मटेरियल फ्लो का कंसेप्ट है। कि यहाँ पे ये वाटर फ्लो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे वाटर का एक प्रेशर डिफरेंस आया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और क्लियर होगा अगर हम कहेंगे वाटर का कंसेंट्रेशन में डिफरेंस आया, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो वो डिफरेंस मेंटेन हुआ, तभी जाके ये फ्लो पॉसिबल हुआ। और जब दोनों कंसेंट्रेशन और जब दोनों लेवल सेम आ जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तब फ्लो होना बंद होगा। यहां पे क्या होगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो करेगा। हीट, ओके, यहाँ पे हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये पढ़ भी चुके हो क्लास 11 फिजिक्स में। कब तक जाएगा? जब तक दोनों बॉडी में टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता। ये प्रोसेस है हीट फ्लो का। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिफरेंस चाहिए। वैसे ही करंट फ्लो के लिए भी एक डिफरेंस मेंटेन होना नेसेसरी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा, एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, तभी जाके ही करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर सेम पोटेंशियल में है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी चार्ज फ्लो के केस में पढ़ चुके हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड,
पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है, तो करंट भी वैसे ही करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि कन्वेंशनल करंट अलोंग पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करने के लिए किसी भी कंडक्टर में नेसेसरी क्या है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो। और किसी भी सर्किट में हम जो सेल या बैटरी लगाते हैं वो करता क्या है, पढ़ेंगे सेल वाला चैप्टर तो अलग से आएगा वो टॉपिक। वो उसका काम ही है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे दोनों एंड पे कंडक्टर के, तब जाके करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये जो इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डिपेंडेंट है उसके ऊपर, उसी को लेके ये लॉ दिया गया है, ओम्स लॉ। ओके, तो स्टेटमेंट को नोट करेंगे, पढ़ेंगे कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, यहाँ पे कंडक्टर लेके चलते हैं, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कंडक्टर के दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस अगर ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट का अमाउंट भी ज्यादा होगा, ये बात है, ठीक है। पर इतने में खत्म नहीं होता ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर अनचेंज्ड रहना चाहिए, नहीं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। यहाँ पे हमें जान लेना चाहिए कंसेप्ट कि ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है। अगर ये होता है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होता है, अगर ये एक फंडामेंटल लॉ होता तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते, ठीक है ना। फंडामेंटल लॉ नहीं है मतलब ये इनवैलिड हो जाता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो, और भी कुछ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में ओम्स लॉ बहुत ही मेजर रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात सही है। पर लॉ नेचर के लिए एक फंडामेंटल लॉ हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे भी आते हैं, कंडक्टर ही होते हैं पर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे, पढ़ेंगे ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर, एक टॉपिक आएगा आगे। तो ये बात है, इसको हम फंडामेंटल लॉ नहीं कहेंगे। ओके, अच्छा, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये होता है। तो इसको एक मैथमेटिकल अगर हम शेप देना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि आई वी के साथ प्रोपोर्शनल है, या तो ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे आई के साथ, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R इंटू आई, V इज इक्वल टू देंगे प्रोपोर्शनलिटी हटा के तो इक्वल टू R इंटू आई। तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में जो R यूज किए हैं, इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो R इक्वल टू क्या बनेगा, हियर इट इज V by I, ये फॉर्मूला बनेगा R इक्वल टू V by I। पर यहाँ पे R के बारे में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जानना पड़ेगा कि भले R इक्वल टू V by I है, पर R V और I पे डिपेंड नहीं करता। R does not depend on V and I, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। एक कंडक्टर के लिए R फिक्स्ड है, कब फिक्स्ड है, R डिपेंड करता है, it depends on length, area of cross section of conductor, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस सब कंडीशंस के ऊपर R डिपेंड करता है, V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी है, आगे चलकर हम रेजिस्टिविटी भी पढ़ेंगे, वहां पे भी वो चीज देखेंगे। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल जो कंडक्टर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा, V I के ऊपर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस। एक्चुअली में रेजिस्टेंस जो है उसका कंसेप्ट हम दूसरे क्लास में देखेंगे भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू, और बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का एक अलग एक्सप्रेशन में निकालेंगे, दूसरे क्लास में वो देखेंगे, वहां से प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को। और एक बार आज भी डिफाइन ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं,
पर इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, वी आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पर हम इस एक्सप्रेशन से देखते हैं यहाँ पे R इक्वल टू V बाय आई, मतलब जो I है वो रेजिस्टेंस के साथ कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी इक्वेशन से पता चल रहा है, मतलब I को R क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो ये हो गया क्वांटिटेटिवली, पर अगर क्वालिटेटिवली इसको डिफाइन करें तो कुछ ऐसे कहेंगे कि रेजिस्टेंस इट इज R जो है रेजिस्टेंस, इट इज द ओपोजिशन टू द करंट बोल सकते हैं या तो चार्ज फ्लो बोल सकते हैं। करंट को जो ओपोजिशन दे रहा है या चार्ज फ्लो को जो ओपोजिशन दे रहा है वो कंडक्टर, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है ये बात, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में है। तो क्वांटिटेटिवली हम इसको लिख रहे हैं R इक्वल टू V बाय आई, तो यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। V का होता है वोल्ट, सपोज इसको हम 1 वोल्ट ले लिए। करंट का होता है एम्पियर, 1 एम्पियर ले लिए। ठीक है, 1 एम्पियर ले लिए इसको, तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर अगर करेंगे तो ये बन जाता है 1 ओम। ओके, ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम इज द यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए अलग एक तो सिंबल भी यूज करते हैं 1, ऐसे ही हम सिंबल यूज करेंगे ओम। ठीक है, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम इफ 1 एम्पियर current is flowing through that conductor in which potential difference between the ends is 1 volt। इसी से उसको हम डिफाइन भी कर पाएंगे। तो ये बात है रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर हम इस ओम्स लॉ के लिए ग्राफ ड्रॉ करें इन बिटवीन V एंड I, तो कैसा ग्राफ मिलेगा। सपोज ये एक्सिस I के लिए है करंट के लिए, ये एक्सिस है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ये दोनों एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है तो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे। तो जो भी ओबे करता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हर एक कंडक्टर भी नहीं करता। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है उसके लिए हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन पाएंगे। अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर ओबे नहीं करता तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं भी होता या दूसरे कंडीशन स्टार्ट होता। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास होके जाता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी 0, वो बात है। ठीक है ना, पर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनके लिए अलग जगह से भी स्टार्ट हो जाता है, इसका शेप भी अलग हो जाता है, वो देखेंगे नॉन ओमिक ओमिक कंडक्टर में। तो ओम्स लॉ जो ओबे करेगा उसके लिए ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में। यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि हम रेजिस्टर किसको कहेंगे, रेजिस्टर। ओके, एनी मटेरियल, ऐसे ही लिख सकते हैं, एनी मटेरियल that has some resistance। किसी भी मटेरियल के पास अगर रेजिस्टेंस है तो वो एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टर कहेंगे अब उसको। ओके, तो बहुत से सर्किट्स में हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रिकल नीड को फिलअप करने के लिए। तो रेजिस्टर, इसके लिए हम जब सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये भी पढ़ चुके हो, फिर भी सर्किट जब ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टर को हम ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टर। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स्ड अगर है तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस के लिए हम ऐसे सिंबल यूज करेंगे। अगर वेरिएबल होगा रेजिस्टेंस, अगर चेंज कर पाते हैं तो ऐसे सिंबल यूज करेंगे। ओके, दिस इज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसे सिंबल यूज करेंगे रेजिस्टर का। ठीक है, तो रेजिस्टर इसलिए हम इसको बताया जा रहा है ताकि हम आगे फिर सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर भी पढ़ना है आगे। ठीक है, ये बात ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। तो नेक्स्ट अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑलरेडी हम बात कर ली है एक बार, कि लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी से एक नया फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ये एक कंडक्टर है, सपोज सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इसका लेंथ सपोज L है। ठीक है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो होता क्या है, ये जो रेजिस्टेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, ठीक है। आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। ओके, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। तो ये ऐसे इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंबाइंडली हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ओके, तो अगर यहाँ पे इसको चेंज करें तो R इक्वल टू बनेगा सम कांस्टेंट रो सीरीज। इसको पढ़ेंगे हम रो, पता भी है इसको, ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, पर यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे रो को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, L बाय A। रो को हम कहेंगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, R इक्वल टू रो L बाय A। ओके, तो रो इक्वल टू यहाँ पे होगा R A बाय L, रो इक्वल टू R A बाय L। तो इसी फॉर्मूले से इसका यूनिट मिलेगा। R का यूनिट होता है ओम, ठीक है। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, L का है मीटर, तो रेजिस्टिविटी का बनेगा ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये रो जो है दिस रेजिस्टिविटी, ये एक्चुअली होता है मटेरियल का प्रॉपर्टी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उसका ये एक प्रॉपर्टी होता है। ऐसा नहीं है कि ये R, A और L के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब सपोज यहाँ पे एक कंडक्टर ऐसे है, दूसरा कंडक्टर ऐसे है, साइज अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ, पर सपोज ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, सेम मटेरियल है, तो भले इनका रेजिस्टेंस अलग हो, ठीक है, पर रेजिस्टिविटी दोनों का सेम ही होगा क्योंकि एक ही मटेरियल है। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिविटी, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? सो इट इज अबाउट रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे दो और क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन उनका, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ओके, एक क्वांटिटी जानेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, दूसरा जानेंगे कंडक्टिविटी। ओके, बहुत ही सिंपल है मैथमेटिकल डेफिनेशन। कंडक्टेंस, इसका सिंबल यूज करेंगे G, कैपिटल G। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, उसको कहिए कंडक्टेंस। तो उसका यूनिट क्या होगा कंडक्टेंस का? ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को लिखा जाता है MHO, मो, ऐसे भी लिखा जाता है, ओम इनवर्स और मो, ठीक है। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी होता है, सिग्मा यूज करते हैं इसके लिए, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? ये होता था ओम मीटर इसका, तो उसका इनवर्स, मतलब इसको लिख सकते हैं मो मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो दिस इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये सब क्वांटिटी अलग से हमें जानना है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से ओम्स लॉ। ओके, एक बार तो देख चुके, फिर से देखेंगे, पर अभी देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वहां पे जो हम V इक्वल टू IR लिखे हैं ओम्स लॉ में, ये भी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट भी स्केलर है, रेजिस्टेंस भी एक स्केलर है, कोई उसका डायरेक्शन नहीं होता, या क्या है वो वेक्टर एडिशन का रूल कोई वो ओबे नहीं करता, तो सब स्केलर है, तो स्केलर फॉर्म इसको कहेंगे। पर यहाँ पे ओम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म भी हमें निकालना है। ओके, सीरीज
सपोज कोई कंडक्टर है ऐसे, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो दोनों एंड पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V अगर मेंटेन होता है, दैट मीन्स V को अगर हम इस लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये पता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस V, लेंथ ये L है, तो V बाय L करेंगे तो दोनों एंड के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है ये बात। अच्छा, और एक चीज, मतलब यहाँ पे V इक्वल टू लिख देंगे E इंटू L। क्लियर है? V इक्वल टू E इंटू L। उसके बाद I के लिए हम कल पढ़े थे करंट डेंसिटी, याद है? करंट डेंसिटी J इक्वल टू था I बाय A, यही था करंट बाय एरिया। तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन A है सभी जगह पे, तो अगर J इक्वल टू I बाय A है तो करंट I इक्वल टू J इंटू A बन जाएगा। ठीक है, I को निकाल दिए एक फॉर्म। अब रेजिस्टेंस R को निकालते हैं, अभी जो पढ़े हैं रेजिस्टिविटी से, अभी हम पढ़े हैं रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L बाय A, ये अभी हम पढ़े। ठीक है, तो V के लिए एक फॉर्म, I के लिए एक और R के लिए एक फॉर्म, सबको वहां पे यूज कर दो। तो अब V इक्वल टू जो IR है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे EL, I की जगह पे J इंटू A करंट डेंसिटी, और इसकी जगह पे रो L बाय A। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज, यहाँ पे देखो ये L कैंसिल, दोनों साइड से ये A कैंसिल, तो E इक्वल टू हो गया J इंटू रो, E इक्वल टू J इंटू रो। और अगर यहाँ पे वेक्टर सिंबल यूज करें तो E वेक्टर इक्वल टू ये रो तो क्या है, स्केलर है, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, तो ये पहला एक एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम लास्ट क्लास में ही पढ़े थे कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन अलोंग द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है, मतलब उसी डायरेक्शन में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे और कन्वेंशनल करंट फ्लो करे। इसलिए E और J का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए हम ऐसा लिख पाएंगे। तो ये एक फॉर्म है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये एक हो गया। या तो अगर रो को इधर ले आए तो लिख सकते हैं J इक्वल टू E बाय रो, और J इक्वल टू 1 बाय रो, मतलब सिग्मा, अभी पढ़े हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा इंटू E। तो ये दोनों इक्वेशन ये दिखाते हैं ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को। क्लियर है ये बात? तो ओम्स लॉ ऐसे हम स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही समझेंगे इसको। तो दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को ही लेके आगे चलना है, बहुत से कंसेप्ट हम ओम्स लॉ को यूज करते हुए आगे फिर सीखेंगे। ठीक है, सो इट इज अबाउट ओम्स लॉ। ओके, थैंक यू।